हाँ जी बेटे, सारे बच्चे आ गए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में थोड़ा आइडिया लिया है। चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं इसे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? अगर हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली लाइट आपस में सुपर इम्पोज करे, ओवरलैप करे, एक दूसरे के साथ मिक्स हो, तो ओवरलैपिंग करने के बाद जो लाइट एनर्जी दोनों सोर्स से आ रही है वो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होती है। और रीडिस्ट्रीब्यूट होकर कहीं पर इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है जिसे मैक्सिमा बोलते हैं, और कहीं पर इंटेंसिटी कम हो जाती है जिसे मिनिमा बोलते हैं। और इस फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है बेटे? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय सुपर इम्पोजिशन व्हेन द लाइट इज कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। क्लियर होगी बेटे बात? तो ये हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। इसकी डेफिनेशन आप बच्चे लिख लेंगे? ठीक है जी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की भी बात हमने करी पिछले लेक्चर में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब दो लाइट y1 और y2 डिस्प्लेसमेंट की अगर अलग अलग सोर्सेज से निकले तो उन दोनों का अगर हम वेक्टर सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिजल्टिंग वेव मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा बेटे हमें? रिजल्टिंग वेव। अब हम ये मान लेते हैं कि लेट y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। हमने क्या कर रखा है बेटे? दो सोर्स ऑफ लाइट ले रखे हैं। पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया। हमने एक सोर्स लिया, एक सोर्स से ये स्लिट शो किया मैंने। एस किसे शो किया बेटे? स्लिट। इसके पीछे लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स ऑन होगा तो स्लिट में से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे। जो डार्क लाइन है वो क्रस्ट शो कर रहा है, डॉटेड लाइन ट्रफ शो कर रहा है। तो क्रस्ट और ट्रफ के वेव में आगे बढ़ेगी और आगे ये लाइट कहाँ पहुंच जाएगी? S1 और S2 डबल स्लिट पर पहुंच जाएगी। ये दोनों स्लिट में से फिर से क्रस्ट और ट्रफ निकलेंगे। मैंने ब्लैक जो दिखाया है वो क्रस्ट दिखाया है और रेड जो दिखाया है वो ट्रफ दिखाया है। लेकिन आप बच्चे क्या करेंगे? आप डार्क लाइन और डॉटेड लाइन का यूज कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो जब ये लाइनें सुपर इम्पोज करके एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती हैं तो ये जो सेंटर वाले हमारे पास पॉइंट है, ये सेंटर में जहां पर मान लीजिए दो ब्लैक लाइंस मिल रही हैं, दो रेड यानी दो ट्रफ मिल गई, दो क्रस्ट, फिर दो ट्रफ, फिर दो क्रस्ट, फिर दो ट्रफ, तो सेंटर में हमारे पास क्या बन जाता है बेटे? मैक्सिमा बन जाता है। सेंटर में क्या बन जाता है? मैक्सिमा। इसे हम सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल फ्रिंज। और फिर जहां पर मान लीजिए एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलता है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, वहां पर क्या बनता है बेटे? मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इस प्रकार से हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो ये आपके पास जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? मिनिमा के पॉइंट्स। तो हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इस प्रकार से क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा। इज इट क्लियर? अगर हम स्क्रीन पर इंटेंसिटी पैटर्न को शो करना चाहें तो ये इंटेंसिटी पैटर्न कुछ इस प्रकार से। इंटेंसिटी मतलब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होना। तो सेंटर में इंटेंसिटी ज्यादा है, फिर कम हुई, फिर ज्यादा, फिर कम, लाइक दिस। इसी प्रकार से दोनों तरफ मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न बनता रहेगा। तो ये हमारे पास इधर हम क्या शो कर रहे हैं बेटे? इंटेंसिटी। तो ये मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। तो ये जो पॉइंट्स है ना बेटे ऊपर की तरफ ज्यादा इंटेंसिटी वाले पॉइंट, ये मैक्सिमा को शो कर रहे हैं। और ये जो नीचे वाले कम इंटेंसिटी, जीरो इंटेंसिटी का पॉइंट है, ये क्या शो कर रहे हैं? मिनिमा को शो कर रहे हैं। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हमारे पास डायग्राम है। और मैथमेटिकली हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो दो वेव्स एक दूसरे से सुपर इम्पोज कर रही हैं, जिन दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है, उनमें से एक को हमने कैसे लिखा? y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, और दूसरी वेव हमने क्या मान लिया बेटे? y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5। क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप बच्चों को नहीं समझ आएगा तो क्या करोगे? मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा, क्या करोगे? पूछेंगे, जो कि आप यूजुअली नहीं करते हैं, तो पूछ लिया करें। ठीक है? ये कैमरा जो रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए चल रहा है, हम चाह रहे हैं कि भाई अगर मान लो कोई बच्चा नहीं आया तो वो घर बैठकर अपना वीडियो बाद में देख सके, इस होमवर्क को कंप्लीट कर सके, या रिवीजन के टाइम में आपको ये कंटेंट हेल्प करे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप बच्चे बीच में बोल नहीं सकते। आप बीच में मुझे बोलेंगे कि एक्सक्यूज मी सर, हमें ये नहीं समझ आया, ये दोबारा बताएं। इज इट क्लियर? तो इस कैमरा को भूल जाओ कि यहाँ पर कोई कैमरा लगा हुआ है। आप नॉर्मल बिहेव करें जैसे हम रूटीन क्लास में पढ़ते हैं। तो y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t और y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5। मैं इक्वेशन समझा देता हूँ। दोनों साइन वेव हैं, इसका मतलब ये लाइट का जो ट्रांसवर्स नेचर है सिनुसॉइडली चेंज होती है, ये शो कर रहा है।
देखो बेटे लाइट जो है वो इस प्रकार से आगे बढ़ती है, ठीक है। इस प्रकार की जो कोई भी इक्वेशन हमें शो करना हो तो वो साइन की टर्म्स में लिखी जाएगी या कोसाइन के टर्म्स में लिखी जाएगी। तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t लिख दिया। व्हाट इज दिस a1? a1 मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है बेटे। पहली वेव की हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट कितना है उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। व्हाट इज a2? जो दूसरी वेव हम लेंगे, मान लो कम है या ज्यादा वटेवर कुछ भी है, तो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड शो करेगा, इसे क्या बोलेंगे? a2 बोलेंगे। क्लियर होगी बात क्या? ओमेगा क्या है बेटे? इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फाई क्या है बेटे? दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस। दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस। इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब ये जो दोनों वेव्स हैं ये क्या कर रही हैं? एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो भाई क्या बनेगा? इन दोनों से जो रिजल्टेंट वेव मिली हमने मान लिया कि उसे हम y से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? y से। तो ये किसके बराबर होगा बेटे? y1 प्लस y2। और इसे कैसे लिख देंगे? y1 की जगह a1 sin ओमेगा t और y2 की जगह a2 sin ओमेगा t प्लस 5। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्की बात है? साइन a प्लस बी का फार्मूला बताओ जरा बायो वाले बच्चे। इतनी साइलेंस। साइन a प्लस बी, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। ठीक है, ये फार्मूला आप बच्चों को याद रहना चाहिए, नोट कर लें अगर नहीं पहले नोट किया हुआ है तो। साइन a प्लस बी बराबर होता है बेटे साइन a कोस बी प्लस कोस a। अब मान लो मैं ओमेगा टी को a बोल दूं और फाई को b बोल दूं, तो ये क्या बन जाएगा? साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। हाँ या ना बोलो? ठीक है जी। तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटे? ये पहले वाली टर्म एज इट इज a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन, इसके a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अब क्या कर देंगे अगले स्टेप में? अगले स्टेप में हम a2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ। हाँ या ना बोलो? तो ये a2 आ गया। अब ध्यान देना बेटे, ये वाले दोनों टर्म्स जो है इन दोनों में साइन ओमेगा टी आ रहा है क्या? क्या दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लें? तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा बेटे साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया a1 प्लस a2 कोस फाई। क्लियर? प्लस यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? a2 साइन फाई a2 साइन फाई इंटू कोस ओमेगा टी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान दो, ये एक कांस्टेंट टर्म है, फाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, a1 और a2 कांस्टेंट है। ठीक है जी। और सिमिलरली यहाँ पर भी साइन फाई वाली टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो इन दोनों को हम कोसाइन और साइन की अलग अलग टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि हम एम्पलीट्यूड निकालेंगे। चेंज होने वाली टर्म कौन सी है बेटे? ओमेगा चेंज हो रहा है इसलिए साइन ओमेगा टी चेंज हो रहा है, और यहाँ पर कोस ओमेगा टी चेंज हो रहा है। क्लियर होगी बात क्या? तो y बराबर क्या आया? हम क्या कर देंगे? साइन ओमेगा टी, इसे हम लिख देते हैं a कोस फाई। इसे हमने क्या लिख दिया बेटे? a कोस फाई प्लस यहाँ पर कोस ओमेगा टी, और इसे लिख देते हैं हम a साइन फाई। इसे हमने क्या लिख दिया बेटे? a साइन फाई। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अच्छा सच बताओ, अगर मैं कैमरा को पॉज नहीं करता तो आप बताते कि ये नहीं समझ आया? वेरी गुड। देखो बेटे, ये जो फंक्शन है साइन ओमेगा टी कोस फाई जो भी है, ये डिपेंड करते हैं इसके अंदर जो हमने एंगल ले रखा है उसके ऊपर। साइन ओमेगा टी डिपेंड करता है ओमेगा टी पर। तो टाइम के साथ साथ ओमेगा की जो वैल्यूज हैं या टाइम की अलग अलग वैल्यूज के ऊपर ओमेगा टी की अलग अलग वैल्यूज होंगी, तो साइन की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है जी। इसी प्रकार से ये जो फंक्शन है ये एक कोसाइन फंक्शन है बेटे, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने जो रिजल्टिंग वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड हमने कुछ फिक्स मान लिया, और वो एम्पलीट्यूड कितना है? a। वो एम्पलीट्यूड कितना है बेटे? a। तो इस टर्म को हमने a1 प्लस a2 कोस फाई की बजाय सिंपली लिख दिया a कोस फाई। क्या लिख दिया? और इसे a2 साइन फाई की बजाय क्या लिख दिया? a साइन फाई। क्योंकि नई जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या मान लिया हमने? a मान लिया। क्लियर होगी बात क्या? ठीक है। अब हम यहाँ लिख भी देते हैं कि हमने क्या माना है, बिकॉज वी हैव टेकन a1 प्लस a2 कोस फाई इज इक्वल टू a कोस फाई एंड a2 साइन फाई इज इक्वल टू a साइन फाई।
जहां पर ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, दोनों को मिलाने से जो वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है भैया। तो अब हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन गई, ध्यान देना, y इज इक्वल टू ए इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया बेटे, साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस यहां पर है कोस ओमेगा टी साइन फाई। क्या ये वापिस से साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो हम इसे क्या लिखते हैं, ए बाहर एज इट इज साइन ए प्लस बी, ए की जगह ओमेगा टी, बी की जगह फाई, तो क्या बन गया बेटे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो दोनों को मिलाने से जो वेव बनेगी ना बेटे, वो ये वाली वेव बनेगी। इस इक्वेशन से उस वेव को हम शो कर रहे हैं। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, दोनों को इंटरफेयर करने के बाद में जो नई वेव बन रही है वो ये वाली वेव है, सुपर इम्पोज करने के बाद में। एनी डाउट टू एनीबॉडी? अब हम इस ए की वैल्यू पता करेंगे। किसकी वैल्यू पता करेंगे? ए की। और साथ में क्या पता करेंगे? इंटेंसिटी। क्या पता करेंगे बेटे? क्योंकि इंटेंसिटी डिसाइड करेगी ना कि मैक्सिमम बन रहा है कि मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब इंटेंसिटी ज्यादा, मिनिमा का मतलब इंटेंसिटी कम। तो ये तो वेव की इक्वेशन आ गई, लेकिन हमें इस इक्वेशन के बाद में किसकी तरफ बढ़ना है? एम्पलीट्यूड की तरफ, और एम्पलीट्यूड के बाद में इंटेंसिटी की तरफ। क्लियर होगी बात क्या? ठीक है। तो देखिए नाउ, अब हमने क्या सपोज किया था, एज a1 प्लस a2 cos फाई, इसको हमने a cos फाई माना था, एंड a2 sin फाई को हमने क्या माना था बेटे? a sin फाई। हाँ या ना बोलो? ठीक है जी। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, अब हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं बेटे। क्या कर रहे हैं हम चाहे तो यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग भी डाल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड। सब हेडिंग है ये, कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, ऑफ रिजल्टिंग वेव। इंटरफेरेंस जब हम स्टडी करते हैं, ये एक बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस होता क्या है, इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या जरूरी कंडीशंस हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब हम y1 और y2 लेंगे तो y कितना बनेगा, यानी नई वेव कैसी बनेगी, जो नई वेव बन गई उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इंटेंसिटी कितनी होगी, और फिर मैक्सिमा और मिनिमा कैसे बढ़ेंगे। तो इसके कई सारे पार्ट्स हैं। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, 1, 2 और 3 नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड होकर भी आ सकता है। जैसे कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, एक नंबर में पूछ ले कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, या ये पूछ रहे व्हाट इज द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस, इंटरफेरेंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है, 1 नंबर में पूछ ले या 2 नंबर में पूछ ले। आई बात समझ में क्या? तो हमें इस क्वेश्चन को दोनों नजरिए से देखना है, पार्ट्स में भी और बड़े रूप में भी। तो हम इंटरफेरेंस क्या होता है पढ़ चुके हैं, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं पढ़ चुके हैं, क्या क्या कंडीशन चाहिए हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बेटे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं। अब हम y की इक्वेशन बना चुके हैं। अब एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, फिर इंटेंसिटी की बात करेंगे, फिर मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे। क्लियर है बेटे? छोटे छोटे स्टेप्स में याद रखोगे तो दिमाग में पिक्चर थोड़ी क्लियर रहेगी। ठीक है, हाँ जी। तो एम्पलीट्यूड की कैलकुलेशन मान लो अकेली पूछ ली जाए तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। पहले वो दोनों इक्वेशन दिखाएंगे y1 और y2 वाली, फिर उसमें एजम्पशन की हमने ये मान लिया है, फिर इससे क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशंस, स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज टू इक्वेशंस। तो क्या मिल जाएगा बेटे, इसको स्क्वायर करो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई। क्या इतनी बात समझ आ गई बेटे? a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको a मान लिया मैंने, इसको b मान लिया, स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करा हमने, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड को भी करना है, तो इसकी राइट हैंड साइड a cos फाई का स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा बेटे, a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। इसका करेंगे, क्या आ जाएगा बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ जी, ध्यान देना। इसमें से और इसमें से a2 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो a1 स्क्वायर लिख दिया प्लस a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, प्लस ये वाली टर्म 2a1 a2 cos फाई इज इक्वल टू, यहां से क्या a स्क्वायर कॉमन ले लें,
अंदर क्या आ जाएगा बेटे, cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये 1 हो गया ना, cos स्क्वायर एंगल प्लस sin स्क्वायर एंगल बराबर 1 होता है, प्लस 2a1 a2 cos 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन, ये क्या बन गया बेटे, 1 बन गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब हमें क्या निकालना था बेटे, एम्पलीट्यूड। यहाँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ गया, हम इसे कोई एक इक्वेशन बोल देते हैं, मान लीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर तो हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, ओनली, तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा बेटे, दोनों साइड रूट कर दें, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्या शो कर रहा है बेटे, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव या रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। यानी सुपरपोजिशन होने के बाद में ये जब दोनों वेव्स आपस में मिक्स हो गई हैं, उसके बाद में जो नई वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, इतना। इतनी बात क्लियर हो? किस बात पर डिपेंड कर रहा है, क्या a1 और a2 फिक्स वैल्यूज हैं? यस। तो ये सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रहा है, फेज एंगल फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि फाई कितना होगा। ठीक है जी। अब इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 5। इसे मैं छोटी सी सब हेडिंग दे दूं। अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि इंटेंसिटी कितनी होगी। क्या पता करना चाह रहे हैं बेटे, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये हमारा टारगेट है। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी, एक बात ध्यान से सुनो बेटे, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब आप सुपर इम्पोज करेंगे या सुपर इम्पोज ना करें, नो मैटर, एक भी वेव है अगर, तो उसका एम्पलीट्यूड हमें पता है, मान लो a, तो उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी a स्क्वायर के, एज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो यहां से हम एक ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं ना कि इंटेंसिटी बराबर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? यहां पर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है रिजल्टेंट वेव का, और यहाँ पहली वेव का और दूसरी वेव का। अगर हम इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, मान लो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसे मैं k बोल रहा हूँ, तो दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन को, कोई दिक्कत है? अरे भाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ठीक है, तो मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, और इधर करेंगे तो सबसे करना पड़ेगा, तो सभी के साथ मैंने किसको गुणा कर दिया बेटे, k को गुणा कर दिया। किसको गुणा कर दिया? अब आप कहोगे सर ये तो आप गड़बड़ कर रहे हो, बोल पूछ रहे हो, कर पूछ रहे हो। रूट के कैसे कर दिया, 2 बार कर दिया, इसलिए k बन गया। अंडर रूट के इंटू अंडर रूट के क्या बन गया बेटे, और दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया ताकि दोनों में से कोई भी नाराज ना हो। बात समझ आई कि नहीं आई? अब मुझे बताओ जरा ये क्या बन गया, इस फार्मूले से समझने की कोशिश करो। इंटेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट गुणा में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एक किस चीज का एम्पलीट्यूड है बेटे, रिजल्टेंट वेव का, उसको कांस्टेंट से गुणा कर दें, किसकी इंटेंसिटी आ गई, रिजल्टेंट वेव की, तो ये आ गया बेटे I। I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये आ गया I। हाँ जी, ये क्या बन गया, I1। क्या बन गया, ये क्या बन गया बेटे, I2 प्लस, ये बताओ क्या बना, 2 तो है ही, ये क्या बन गया, I1 किसके बराबर है, k a1 स्क्वायर के। अगर मैं दोनों साइड रूट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट के a1 क्या बन गया बेटे, अंडर रूट I1। हाँ या ना बोलो? yes, तो ये क्या बन गया, अंडर रूट I1, और ये क्या बन गया, अंडर रूट I2। तो मैं दोनों को गुणा करके एक ही अंडर रूट में लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्की बात? समझ तो आ गया होगा? ठीक है बेटे, तो ये क्या बन गया बताओ, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। 2 वेव को जब हमने सुपर इम्पोज करवाया, एक दूसरे में मिक्स करवाया, तो एक नई वेव बनी, और उस नई वेव का एम्पलीट्यूड इतना है, a बराबर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5
और दोनों तरफ I से गुणा करने पर हमें इंटेंसिटी मिल गई I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्की बात है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी का ये आ गया फार्मूला, और इस फार्मूले में ये जो आखिरी वाली टर्म है ना हमारे पास, ये वाली, इसे बोलते हैं बेटे इंटरफेरेंस टर्म। इसे क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस टर्म। अब इंटरफेरेंस टर्म क्यों बोलते हैं वो सुन लो। ये दोनों तो फिक्स है I1 और I2, इसमें तो कोई बदलाव हम तो कर नहीं सकते। अरे बच्चे I1 I2 तो फिक्स है ना? I1 क्या है? कांस्टेंट गुणा में A1 का स्क्वायर, I2 क्या है? कांस्टेंट गुणा में A2 का स्क्वायर, वो फिक्स है। लेकिन ये तीसरी टर्म फाई पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है? और फाई क्या है? फेज डिफरेंस किस किस के बीच में? पहली और दूसरी के बीच में, हाँ या ना? हमने पहली का इक्वेशन बनाई थी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। पहली की इक्वेशन क्या थी बेटे? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और दूसरे की a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई। तो फेज डिफरेंस तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं हम। मान लो ऐसा हो कि फेज डिफरेंस एक बार 0 डिग्री ले लें, हो सकता है 30 डिग्री लें, 45 डिग्री लें, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि I विल चेंज, I will because it depends upon phi, it depends upon phi। इसलिए इस तीसरी टर्म को बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, यानी ये डिसाइड करता है कि इंटरफेरेंस कैसा होगा। इट डिपेंड्स अपॉन phi, इट डिपेंड्स अपॉन। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है बेटे। इंटरफेरेंस टर्म हमारे पास क्या है? 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 होल मल्टीप्लाइड बाय cos फाई, ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं नाउ इंटरफेरेंस जो है ना बेटे, अगर तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कुछ बन रहा है। और अगर लाइट की इंटेंसिटी घटेगी तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी उसका नुकसान हो रहा है। ठीक बात है? ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस I शुड बी मैक्सिमम। इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए बेटे? ज्यादा। सो यानी इसका मतलब ये है कि cos फाई शुड बी +1, cos फाई शुड बी +1। यानी हम ये चाहते हैं कि I जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए तो ना तो आप I1 बदल सकते हो, ना I2 बदल सकते हो, आप तो सिर्फ cos फाई की वैल्यू बदल सकते हो। और cos फाई की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, वो हमने मान ली। एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो जब हमारे पास cos फाई कितना होगा? +1, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? cos फाई की वैल्यू हाईएस्ट ली है हमने, ज्यादा से ज्यादा। तो अगर cos फाई ज्यादा से ज्यादा होगा तो उसके गुणा में जो भी है ये वैल्यू हाईएस्ट पॉसिबल जो हो सकती है वो होगी। और फिर ये जुड़ रही है I1 और I2 में, तो I की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब जब फाई cos फाई जो है 1 होगा तब ये इंटेंसिटी हाईएस्ट पॉसिबल होगी, मैक्सिमम पॉसिबल। एनी डाउट? I शुड बी मैक्सिमम, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? cos फाई बराबर +1। cos की वैल्यू +1 कब होती है बेटे? बोलो शाबाश। 0 डिग्री और 360 डिग्री और 720 डिग्री, और बस ये चलता जाएगा, हाँ या ना बोलो। क्या मैं इसको n गुणा में 2 पाई बोल दूं? जहां पर n क्या है? 0 1 2 3 4। अगर n को 0 रखेंगे तो 0 बन गया। 1 बोल दूं तो 2 पाई, 2 बोल दूं तो 4 पाई। से यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि फाई इज इक्वल टू 2n पाई, जहां पर n जो है वो 0 1 2 चलता जाएगा, इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो बोल दो शाबाश। हैं जी? ये किस चीज की कंडीशन है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। क्या मतलब है फाई बराबर 2n पाई का? कि जो दो वेव्स आपने ले रखी हैं, जो दो वेव्स, कौन कौन सी दो? एक तो S1 से आने वाली, एक S2 से आने वाली। ये तो आपको पता चल गया कि सेंटर में मैक्सिमा बनेगा। सेंटर में क्या बनेगा? मैक्सिमा। लेकिन ध्यान देना बेटे, मैं इसे S1 S2 बोल रहा हूं। मान लो ये S1 है, ये S2 है, ये स्क्रीन है जो कि यहां से 2 मीटर की दूरी पर है। क्लियर होगी बात?
ठीक है, सेंटर पे क्या बनेगा? मैक्सिमा। क्यों बनेगा? क्योंकि S1 से आने वाली रे और S2 से आने वाली रे दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो गया, सॉरी पाथ डिफरेंस भी 0 हो गया, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जितना पाथ चलेगी S1 से आने वाली वेव उतना ही पाथ कौन चलेगी? S2 से आने वाली। तो यहां तो क्या बढ़ेगा? मैक्सिमा ही बढ़ेगा। लेकिन कोई और पॉइंट हमने ले लिया P, तो ये जो वेव यहां से पहुंची और ये वेव जो यहां से पहुंची, ये कितने फेज डिफरेंस से पहुंचेगी इस बात पर डिपेंड करेगा ना कि इंटेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी। ये वाली बात नहीं समझ आई? दोबारा पूछ लो फिर। P पॉइंट के ऊपर या तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी या कम, दो में से बात तो एक ही हो सकती है। हमें पता करना है कि मान लो ज्यादा है, अगर ज्यादा होगी तो जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह है कि फाई की वैल्यू इनमें से कुछ एक होनी चाहिए। हाँ या ना? अगर आप चाहते हैं कि P पॉइंट जो है वो ज्यादा इंटेंसिटी वाला पॉइंट हो तो फाई की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इनमें से कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। इससे यस और नो? ठीक है बेटे, तो हम बात कर रहे हैं कि P पॉइंट के ऊपर मैक्सिमा बढ़ेगा कि मिनिमा बढ़ेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों जो लाइट पहुंच रही है S1 और S2 से, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। क्या चीज कितनी है? फेज डिफरेंस। क्लियर है सबको? अगर एक बात और नहीं हम पढ़ना चाहें, पाथ डिफरेंस, तो कोई दिक्कत तो नहीं। पाथ डिफरेंस का मतलब समझ लो पहले, फिर मैं पाथ डिफरेंस बताता हूं। S1 से पॉइंट P के ऊपर जो वेव पहुंची उसने दूरी कितनी तय की? S1P। कितनी दूरी तय करी बेटे इसने? S1P। मैं यहां पर S1 दिखा देता हूं, यहां पर S2 दिखा देता हूं, यहां P दिखा देता हूं। तो ये दूरी पहली रे ने तय करी, ये दूसरी ने। हाँ या ना बोलो? मान लेते हैं कि जो वेव्स हैं, अगर एक वेव हमारे पास यहां से शुरू हुई यहां तक आई, और जब ये पहले वाली वेव यहां पहुंच गई तब दूसरी वेव यहां से शुरू होगी, तब दूसरी वेव यहां से शुरू होगी, तो वो दूसरी वाली वेव इतने पाथ डिफरेंस से प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? यानी पहले वाली जब एक पाथ कंप्लीट कर लिया तब दूसरी शुरू होगी। क्लियर? तो इसका मतलब अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस लैम्डा का हो तो फेज डिफरेंस कितना होता है बेटे? 2 पाई का होता है। फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई। पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो फेज डिफरेंस कितना होता है? 2 पाई। वेरी गुड। नाउ फॉर ए फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है बता दो जरा? लैम्डा। पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है बेटे? यानी जब तक 360 डिग्री का एंगल फेज में आ जाएगा तब तक एक वेव पूरी हो जाएगी, तो एक वेव की लेंथ के बराबर क्या आ जाएगा बेटे? पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो जब फेज डिफरेंस 2 पाई होता है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा। वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ, फॉर ए फेज डिफरेंस ऑफ 1, पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा को 2 पाई से भाग कर देंगे। अब हमें फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 5, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटे? लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई गुणा में 5। हाँ या ना बोलो? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फाई को लैम्डा बाय 2 पाई से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटे? पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। सो पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटे? इक्वल टू दिस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए? लैम्डा बाय 2 पाई गुणा में 5। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्की बात है? ठीक है बेटे। तो लैम्डा बाय 2 पाई को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, अब देखो 5 की वैल्यू क्या है, तो पाथ डिफरेंस बराबर होगा बेटे लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2n पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसल, पाथ डिफरेंस आ गया बेटे n लैम्डा। पाथ डिफरेंस क्या आ गया? n लैम्डा। तो अब हमें दो चीजें मिल गई बेटे, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 5 बराबर होना चाहिए 2n पाई, एंड पाथ डिफरेंस बराबर होना चाहिए n लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटे? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्की बात है? एनी डाउट? वेरी गुड। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है।
इसमें अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े? हाँ जी, आगे चलें? हाँ जी, n की वैल्यू की तरफ अभी आगे चलते हैं। जब हम y निकालेंगे तब n की वैल्यू उसके ऊपर आ जाएंगे। क्लियर हुआ? वैसे यहाँ से तो n की वैल्यू कुछ भी जीरो, अगर सेंटर के लिए बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी? जीरो। फिर बाद में फर्स्ट वैल्यू के लिए क्या हो जाएगी? 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन अभी इसके बाद में हम y की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, तब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोलना है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है? कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अर्जुन, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसमें से, कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है बेटे? जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो, जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही हो, रिड्यूस हो रही हो, तो रिडक्शन के लिए अब हमारे पास फार्मूला तो वही है आई का। इंटरफेरेंस टर्म ये पड़ी है हमारे पास। अगर तो इंटेंसिटी बढ़ानी थी तो आपने cos फाई को ज्यादा से ज्यादा कर दिया, अब इंटेंसिटी कम करनी है तो कम से कम कर दो। cos फाई की कम से कम वैल्यू कितनी होती है अर्जुन? -1। इसीलिए फिजिक्स की क्लास में छोड़ना नोट अलाउड। cos फाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। कितनी वैल्यू होती है बच्चों? -1। कम से कम वैल्यू। तो फॉर कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो cos फाई शुड बी इक्वल टू -1। हाँ जी बेटे, cos फाई -1 होता है तो फाई कितने डिग्री पर होता है? cos 180 डिग्री पर। cos 180 डिग्री -1 होता है ना, तो 180 को मैं क्या लिख दूं? पाई। अगली वैल्यू आपको 3 पाई पर मिल जाएगी। अगली वैल्यू कहाँ मिल जाएगी? 3 पाई यानी 540 डिग्री। फिर अगली वैल्यू कहाँ मिल जाएगी? 5 पाई। आगे चलते हुए लास्ट में मैं क्या लिख दूं? पाई इज इक्वल टू 2n-1 पाई, जहां पर n कहां से शुरू होगा? 1 से। अगर n को 1 रख दें तो 2 गुणा में 1 2, -1 1 गुणा में पाई पाई। जब आप इसे 2 रख देंगे तो 2 गुणा 2 4 में से 1 गया 3 पाई, तो 1 2 3 4 ये चलता है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटे? फेज डिफरेंस। किसके लिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। किसके लिए? तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटे? सो पाथ डिफरेंस अभी अभी बताया था मैंने आप बच्चों को कि फाई को कितने से गुणा कर दो बेटे? λ/2 पाई से गुणा कर दो। फाई की वैल्यू क्या है? 2n-1 इंटू पाई। किससे मल्टीप्लाई कर दें? λ/2 पाई। पाई से पाई कैंसल, तो ये क्या आ गया बेटे? 2n-1 λ/2। 2n-1 λ/2। आप एक और तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। 2 को अंदर ले जाओ, दोनों के नीचे अलग अलग लिखो, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n-12 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। दोनों ही ठीक है, जैसे आपके दिमाग में आसानी से रह सके वैसे आप कर सकते हैं। तो n-12 इंटू लैम्डा। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा के साथ गुणा में कौन है? n, और डिस्ट्रक्टिव के साथ डिस्ट्रक्टिव के लिए लैम्डा के साथ गुणा में कौन है? n-12। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप बच्चों के लिए याद करना। तो हमारे पास कंडीशन आ गई बेटे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। क्या कंडीशन है? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई यानी फेज डिफरेंस कितना था बेटे? 2n-1 पाई, और पाथ डिफरेंस कितना है बेटे? n-12 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है। कोई दिक्कत है? आप किसी बच्चे को तो पूछो। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये क्या है? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए इंटरफेरेंस का डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम आप बच्चों को बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब एक बार मैं आपको हाईलाइट दे देता हूं ताकि आप बच्चों के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। अब देखो, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, इसे रिवाइज करते हैं एक बार। इंटरफेरेंस होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। दो वेव अलग अलग कोरेंट सोर्स से निकलकर आपस में मिलेंगी और मिलके एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसे इंटरफेरेंस बोलते हैं। पहली वेव और दूसरी वेव दोनों की आपने इक्वेशन ले लेनी है, दोनों को जोड़ देना है। साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा दिया,
और आप इसे मैथमेटिकली आगे करते जाएंगे और दो टर्म आपने मान ली a1 प्लस a2 cos फाई को a cos फाई और a2 sin फाई को a sin फाई। यहाँ से आपके पास वेव आ गया बेटे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो सबसे पहला स्टेप, दो वेव्स मानने के बाद दोनों को जोड़ के वेव की एक इक्वेशन बनाना। क्या इतनी बात समझ आ गई? हमने दो वेव कौन सी ली थी? y1 बराबर a1 sin ओमेगा t, दूसरा y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। दोनों को जोड़ने पर हमारे पास नई वेव क्या बनी? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। कोई दिक्कत है? श्योर। इसके बाद हमने एम्पलीट्यूड के लिए बात करी। जब हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो ये जो दोनों इक्वेशन हमने यहाँ सुपोज करी थी, ये दोनों, इन दोनों को क्या कर देना है? स्क्वायर करके ऐड कर देना है। जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला फार्मूला लगाओगे तो आपको एम्पलीट्यूड का फार्मूला ये मिल जाएगा। क्या मिल गया? a बराबर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। सिंपल है। ये दूसरा स्टेप था बेटे। अब इसमें ये जो इक्वेशन नंबर 1 लिख रखी है, यहाँ से हम तीसरे स्टेप की बात करेंगे, इंटेंसिटी कैलकुलेशन। तो इंटेंसिटी कैलकुलेशन में इस इक्वेशन को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? कांस्टेंट से। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लग गया। इसे लिख दिया i1 i2 रूट i1 रूट i2 इंटू cos फाई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि i1 और i2 तो दोनों वेव्स की इंटेंसिटी है, वो तो कुछ भी है, फिक्स है। तो इसका मतलब उनके जुड़ने पर जो नई इंटेंसिटी बढ़ेगी वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रही है कि फाई कितना है। सिर्फ किस बात पर डिपेंड कर रही है? फाई कितना है। तो आपने पता किया कि जब भी फाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 2 पाई को 1 2 3 4 5 6 से गुणा करते जाएंगे तो रेगुलरली इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, और जहां ज्यादा हो रही है उसे बोलते हैं बेटे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसे क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और फिर अगले स्टेप में आपने पता किया कि अगर हमें इंटेंसिटी घटानी है तो cos फाई की वैल्यू को -1 रखना पड़ेगा, और जब cos फाई आपने -1 रखा तो आपको वैल्यूज मिली पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी 2n-1 इंटू पाई। इसे हमने पाथ डिफरेंस में भी कन्वर्ट कर लिया। ये था बेटे इंटरफेरेंस। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा है। जब मैं ये बात बच्चों को बोलता हूँ तो बच्चों को लगता है ये सब 40 मिनट लग गए एक टॉपिक को पूरा करने में, और आप कह रहे हैं कि ये छोटा सा और आसान सा टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा लेंथी है, बट अगर हम इसे ध्यान से समझ के करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे पार्ट्स में समझो। पहले एक पार्ट समझो, फिर दूसरा समझो, फिर तीसरा समझो। इट इज क्वाइट सिंपल। और पूछा भी जा सकता है ये पार्ट्स में, एक पार्ट अलग से पूछा जा सकता है, दूसरा अलग से पूछा जा सकता है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अभी बाकी है। क्लियर? तो नहीं, अभी वहाँ अभी कुछ नहीं किया है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो यहाँ से शुरू होगा। अंडरस्टूड? ये सिर्फ उसका डायग्राम है। अभी हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस पता करी हैं कि इंटेंसिटी बढ़ेगी कब, कम कब होगी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या पता करेंगे कि कोई भी स्क्रीन पर पॉइंट ले लो, स्क्रीन पर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर मैक्सिमा कब बढ़ेगा और मिनिमा कब बढ़ेगा। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम अगली क्लास में देखते हैं। इज इट क्लियर?